भाई ने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो की शुरुआत करेंगे एक बड़ी अपडेट से, जो कि SU-75 चेकमेट को लेकर के आ रही है। दोस्तों, हम सब ने मीडिया रिपोर्ट्स में अक्सर ये सुना है कि रूस SU-75 चेकमेट प्रोग्राम को लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और अभी हाल ही में यूरेशियन टाइम का एक आर्टिकल सामने आया था, जहां पर भारतीय वायुसेना के एक सीनियर ऑफिशियल ने इससे जुड़े जो क्राइटेरिया हैं उनके बारे में बताया था कि कब भारतीय वायुसेना इनको एक्सेप्ट कर सकती है, कब भारतीय वायुसेना को ये प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये कहा था कि अगर भारतीय वायुसेना को चुनना पड़ा तो भारतीय वायुसेना की प्राथमिकता SU-57 फैलन होगी, न कि SU-75 चेकमेट। तो इसको लेकर के खुद भारतीय वायुसेना के जो सीनियर ऑफिशियल हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कंफर्म कर दिया है कि अभी भारत का ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि वो SU-75 चेकमेट प्रोग्राम की तरफ जाए। भारतीय वायुसेना अभी एमका को लेकर के प्रतिबद्ध है। हाँ, ये बात सही है कि रूस ये चाहता है कि उसे जो कोलैबोरेटर हैं या पार्टनर्स हैं वो मिलें, ताकि इस प्रोग्राम को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जा सके। लेकिन अभी तक भारत को या किसी भी देश को कोई ऑफिशियल ऑफर इसके तरफ से नहीं आया है कि वो SU-75 चेकमेट को ज्वाइन करें। गौर करने वाली बात एक ये है कि अभी खुद ये प्रोग्राम अर्ली स्टेजेस में है, यानी इसका डेवलपमेंट और वर्क अभी शुरू हुआ है। अभी इसका प्रोटोटाइप आना बाकी है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग होगी और तभी कोई पोटेंशियल बायर ये तय करेगा कि उसे इस एयरक्राफ्ट की तरफ जाना है या नहीं। आपको हम बता दें कि जहां तक रही बात भारत की, तो भारत अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और तेजस मार्क 2 जैसे जो प्रोग्राम है, इनको फंड करने में लगा हुआ है, इनको आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। और भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने खुद ये कहा कि अभी खुद SU-75 चेकमेट 8 से 10 वर्ष की दूरी पर है प्रोडक्शन में आने के। और ये कोई स्पेशल एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि ये आप SU-57 का एक सिंगल इंजन वेरिएंट कह सकते हैं, क्योंकि इसकी अधिकतर टेक्नोलॉजी SU-57 फैलन से बोरो करी गई है। और सुखोई एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, जो कि इस समय यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन का एक हिस्सा है, उसने ये कंफर्म कर दिया है कि जो डेवलपमेंट है वो फास्ट तो हुआ है, लेकिन अभी भी वो इसकी एक्चुअल टाइमलाइन को लेकर के आश्वस्त नहीं है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आपको जाननी होंगी। भारतीय वायुसेना को आज तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल या फॉर्मल ऑफर प्राप्त नहीं हुआ जहां पर SU-57 को ज्वाइन करने की या SU-75 को ज्वाइन करने की बात कही गई हो। और सबसे खास बात, भारत की प्राथमिकता एमका और तेजस मार्क 2 है, ना कि SU-75 चेकमेट। और रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि भारत का इंटरेस्ट इस एयरक्राफ्ट को लेकर के तब तक नहीं होगा जब तक ये प्रोडक्शन रेडी नहीं हो जाता, क्योंकि हम सब जानते हैं रूस के आंतरिक हालात कैसे हैं और जिस प्रकार के इकोनॉमिक सैंक्शन उस पर लगाए गए हैं, क्या वाकई रूस इस प्रपोज टाइमलाइन पे बना रह पाएगा, ये खुद उसके लिए बड़ा चैलेंज है। और एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनी कि हमें 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लेना पड़ा, तो हमारी प्राथमिकता या तो SU-57 फैलन होगा या फिर F-35 लाइटनिंग 2। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर को लेकर के आ रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के द्वारा एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया गया है, क्योंकि उन्होंने भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी, जिसको HETTF के नाम से जानते हैं, इसको सक्सेसफुली डेवलप और टेस्ट किया है। गौर करने वाली बात एक ये है कि इसका निक नेम है जिगर थंडा, और इसे एक बहुत बड़े माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज हैं, इनको मास्टर करने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। S2, जो कि एक 24 मीटर लंबी फैसिलिटी है, ये एक ऐसी कैपेबिलिटी के साथ में आएगी, या यूं कह लें इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये हाइपरसोनिक कंडीशन को सिमुलेट करने में मदद करेगी, जिसकी स्पीड 3 से लेकर के 10 किलोमीटर पर सेकंड की होने वाली है। और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आने वाले भविष्य में ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो मिशंस हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आने वाले समय में इसमें जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट है, इसके आने के बाद ये और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट ब्रह्मोस एरोस्पेस से आ रही है। इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर, जिसको हम ब्रह्मोस एरोस्पेस के नाम से जानते हैं, जो कि मुख्यतः ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण करता है, इनके द्वारा एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने ये कहा है कि जो कंबाइंड ऑर्डर पोर्टफोलियो है ब्रह्मोस एरोस्पेस का, ये $7 बिलियन को पार कर चुका है। उन्होंने कहा इसमें डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों डील्स शामिल हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए कंपनी के एक्सपोर्ट डायरेक्टर प्रवीण पाठक सर ने यह बताया कि हमने हाल ही में कुछ बड़े ऑर्डर्स प्राप्त किए हैं, जिसमें डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों ऑर्डर शामिल हैं, और ये नंबर $7 बिलियन को पार कर चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस समय सऊदी अरेबिया के रियाद में इंटरनेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 4 से लेकर के 8 फरवरी तक चलेगा। और इस दौरान भारत ने अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सऊदी अरेबिया के सामने प्रस्तुत भी किया है।
आपको बताना चाहेंगे कि ब्रह्मोस एरोस्पेस को इस चीज़ की उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में और भी बड़े ऑर्डर जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के, वो उन्हें मिडिल ईस्ट से मिलने वाले हैं और इस दौरान सऊदी अरेबिया को ये मिसाइल प्रस्तुत की गई है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है आईआईटी मद्रास और म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड यानी एमआईएल से। आईआईटी मद्रास और म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया गया है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर के भारत के पहले इंडिजिनसली डिजाइंड 155 एम के स्मार्ट एमुनेशन को विकसित किया है। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है, क्योंकि इसके आने के बाद भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वो काफी मजबूत होगा और इंडियन आर्म फोर्सेस के पास स्मार्ट आर्टलरी सेल्स हमें देखने को मिलेंगी। आइए एक बार जान लेते हैं कि ये काम कैसे करेंगी। दरअसल इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होगा वो काफ़ी हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ जो एनिमी टारगेट्स हैं उनको ध्वस्त करना होगा। ये 55 एमएम के आर्टिलरी सेल गाइडेड होंगी और अगर हम इसके सर्कुलर एयर प्रोबेबल की बात करें यानी सीईपी की बात करें तो वो 10 मीटर के पास होगा, जो कि इसके एक्यूरेसी को दर्शाता है। आपको बता दें कि इसको गाइड करने के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया गया जो नेविक सैटेलाइट है उसके थ्रू इसको गाइड किया जाएगा और इसकी जो एक्यूरेसी है ये 50% तक ज़्यादा हो जाएगी। आपको हम बताना चाहेंगे कि तकरीबन 2 वर्षों के अंतर्गत ये जो आर्टिलरी सेल है ये विकसित कर ली जाएगी। इसके अगर हम रेंज की बात करें तो ये 8 से लेकर के 38 किलोमीटर के बीच में होगी और इसे मौजूदा 155 एमएम की जो आर्टिलरी गन्स हैं उनसे फायर किया जा सकेगा। इनको फायर करने के लिए कोई विशेष मॉडिफिकेशन या अपग्रेड की जरूरत इन गन्स में करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। इन आर्टिलरी सेल की एक्यूरेसी और मनोवरबिलिटी को एनहेंस करने के लिए इसमें हमें फिन स्टेबलाइजेशन और कैनार्ड कंट्रोल देखने को मिलेगा, जिसकी सहायता से जो हाईएस्ट एक्यूरेसी है वो प्राप्त की जा सकेगी। इसके डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और इस दौरान तकरीबन 2 वर्ष की जो टाइमलाइन है ये निर्धारित करी गई है, जहां पर इसको विकसित कर लिया जाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस प्रकार की आर्टिलरी सेल्स के आने के बाद जो कोलेटरल डैमेजेस के चांसेस हैं ये काफी कम होंगे और जो हमारा सेल्फ रिलायंस है इस क्षेत्र में वो काफी ज्यादा बढ़ेगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना में फाइटर एयरक्राफ्ट की जितनी ज्यादा जरूरत है उतनी ही ज्यादा जरूरत हमें इस समय फोर्स मल्टीप्लायर्स की है, जिसमें हमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इसके अलावा जो एवैक्स और एवैक है ये भी देखने को मिलने वाले हैं। तो ऐसे में भारतीय वायुसेना के इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा अगले हफ्ते एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में, खासकर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स की बात करें तो उसमें यह कहा जा रहा है कि भारत का रक्षा मंत्रालय अगले हफ्ते एक मीटिंग का आयोजन करेगा, जहां पर 6 की संख्या में नेत्र मार्क 1A एयरक्राफ्ट, जो कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट है, इनको 6 की संख्या में जिनकी खरीद है उसको अप्रूवल देगा। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर ईसा एंटीना बेस्ड जो रेडार्स है वो हमें देखने को मिलेंगे और ये अलग अलग मिशन को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होंगे। अब अगर हम इस प्रोग्राम के कॉस्ट की बात करें तो ये तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए के आसपास आकी गई है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।